सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर मामले पर दायर करदा मुख्तलिफ अर्जियों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज को 4 हफ्तों का वक्त दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर उमूर पर अब मजीद कोई अर्जी समाअत के लिए कबूल नहीं की जाएगी। 5 रुकनी आईनी बेंच ने दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करदा मुख्तलिफ अर्जियों और वादी के मौजूदा हालात के तनाजुर में दाखिल की गई दरखास्तों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज को 4 हफ्तों का वक्त दिया है। साथ ही अदालत ने हुकूमत के जवाब पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए अर्जी गुजारों को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। इस मामले पर आइंदा समाअत 14 नवंबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ मजबूती से रखेंगे। को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और तमाम पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लेकिन जो पक्षकार हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब काफी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ सांसद हैं हसनैन मसूदी साहब। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की मांग थी कि इस मामले में सुनवाई की जाए। आप लोगों की पिटीशन क्या थी और क्या हालात हैं कश्मीर में फिलहाल? देखिए, हमने चैलेंज किया है कि जो हमारे बड़े कन्विंसिंग और कोजेंट ग्राउंड्स हैं, बड़ी एक हमारी जो ग्राउंड्स है दिए हुए पिटीशन में, तो उससे बिल्कुल साबित है कि ये जुडिशल सिक्योरिटी स्टैंड नहीं कर सकता है। जो भी किए गए, जो इक़दाम किए गए 5 और 6 अगस्त को, वो 272 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हो, 273 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हो, या जो स्टेट है उसकी तकसीम हो 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये किसी का कोई भी कानूनी आईनी जवाज़ है ही नहीं। और ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मंजूर की हुई है, नोटिस दिया हुआ है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मैटर रेफ़र किया है, वो तो खुद इस बात में का इंदिया देता है इस कि नहीं, हमारा जो भी हमने केस रखा है सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक मेरिट है। और वो मेरिट जानकर ही कोर्ट ने ये फैसला किया है कि हम इन सारे जो भी ये स्टेप्स उठाए गए उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करेंगे। अब ये है कि अब स्टेट का काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं, खा वो यूनियन टेरिटरी का हो या 370 का हो, उसको एग्जामिन करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करने की बात की है। उस पर यह लाजिम है कि वो सारा ये मामला होल्ड पर रखें जब, और सुप्रीम कोर्ट को प्रेम्प्ट करने के बजाय उस जो भी अहकामात आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से उनको गैर मुअस्सर करने के बजाय ये सारा मामला होल्ड पर रखे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का उसकी समाअत नहीं करेगा। जो इसका जो विपक्ष है या जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो अपना जो भी उनका केस है काउंटर की सूरत में वो ना पेश करे, तब तक वो सारा मामला होल्ड पर रखा जाए। मसूदी साहब, ये केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि कश्मीर के अवाम के लिए ये एक बड़ा फैसला है। कश्मीर के अवाम 70 साल से जिस चीज को नहीं मिल पाए, जिस चीज को नहीं ले पाए, उस मामले के लिए एक बड़ा फैसला है जो लेना चाहिए था। आप चूंकि कश्मीर से हैं, कश्मीर के हालात को समझते हैं। बात ये जो सारा ये मार्केट करने का एक ये सब झूठ का पलंदा है जिस पर ये मार्केट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की रियासत मुल्क की बाकी स्टेट से आगे है तरक्की में, ह्यूमन एमेंसिपेशन ज़्यादा है, 9 यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही है और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो नस्ब से ज़्यादा रियासतों से ज़्यादा है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर जी 3 रीजन्स को नहीं, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं थी, वो सबसे बेहतर है। ये सारे झूठ पर ये मार्केट किए जाते हैं। दरअसल बात, और दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल बात यह है कि ट्रेड ऑफिस नहीं हो सकते हैं, सौदाबाजी नहीं हो सकती, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी और आप सो कॉल्ड तरक्की के दरमियान, तो ये गलत है। अब अगर ये होता फिलवाका तो ये बात नहीं होती कि पिछले 60 दिन से सारा बैठा हुआ है। देखिए, कारोबार बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, रेलवे बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। क्यों बंद है? जरा आप खुद से सवाल पूछिए। हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो आप इस ग्रेविटी को बहुत बेहतर समझते हैं। जिस तरह केंद्र सरकार का फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है कानूनी तर्कों के आधार पर आप टिक पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमारा बड़ा ही मजबूत केस है, हमारा रॉक सॉलिड केस है, मजबूत केस है। ये एक लम्हा के लिए नहीं रह सकता है। जो भी प्रयास उन्होंने किए, जो भी उनके स्टेप्स है, 272 हो, 273 हो या विभाजन की बात हो, नहीं रह सकते। ये सारा कानून आइन पर असॉल्ट करके किया गया है। ये सारा आइन को मजरू कर, और हमारा क्या प्रयास है? हमारा प्रयास है सुपरमैसी और मैजेस्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसको रोंद कर ये किया गया है।
इसी वजह से तो यही तो बात है ना, आपको इंडिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करेंगे, और ये नहीं कि छोटे बेंच 5 जज साहिबान इसकी करेंगे। उसका मतलब है ये तो एक संदेश देता है ना आपको, एक संदेश क्या मिलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी वैलिडिटी एग्जामिन करने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में अब 14 नवंबर को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो एनसी की तरफ से जो फिलहाल हसन मसूदी साहब हैं, इन्होंने कहा है कि हमारी याचिका तार्किक रूप से सही है और हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों को मजबूती से रखेंगे। खैर, आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है ताकि अमन अमान की बरकरारी कायम रहे। वहीं टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम लाल चौक में 9 बजे तक दुकानें खुलती हुई नजर आई। में आज के रोज़ भी दफ़ा 144 पूरी तरह से नाफिज है। यहाँ पे अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में जो दुकानें हैं और कारोबारी इदारे हैं वो लगातार आज भी बंद रहे। यहाँ पे लाल चौक के हवाले से अगर बात करें तो लाल चौक में भी और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं श्रीनगर के, वहाँ पे भी जो हैं दुकानें बंद रही। हालांकि सुबह के टाइम दुकानें 9 बजे तक खोल दी गई थी, हम 9 बजे के बाद ही दुकानें एक बार फिर से बंद हो गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्कूलों के हवाले से तो सरकार की तरफ से अहकामात आए हैं कि 3 अक्टूबर तक जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे और 9 अक्टूबर तक जो है वो कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा। कोशिश सरकार की यही है कि कॉलेजेस और स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो आ जाएं और जो तदरीस है, तालीमी तदरीस का अमल है, वो एक बार फिर से शुरू हो जाए। यहाँ अगर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन आज के रोज़ भी लगातार ठप पड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ लैंडलाइन चल रही हैं और मोबाइल और इंटरनेट का अभी दूर तक नामो निशान नहीं है। लोगों की मांग है कि मोबाइल और इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया जाए ताकि जो लोगों को दिक्कतों का सामना है उसमें थोड़ी कमी आए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। जम्मू पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक बस से 15 किलोग्राम बारूदी मवाद जब्त किया है। ये बस कठुआ के बिलावर इलाके से जम्मू पहुंची थी। जम्मू पहुंचने पर इसकी तलाशी ली गई। बारूदी मवाद एक बैग में रखा गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। जम्मू पुलिस को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उसने इसी जो बस हमारे पीछे हैं जो बिलावर से आ रही थी, उस बस से तकरीबन 15 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया है। तो जम्मू बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही एसओजी ने उसको जो है अपने उसको रिकवर किया, उसको अपने कंट्रोल में किया। कहा जा रहा है कि अभी 3 लोगों को इस कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया। ये एक और साजिश थी मिलिटेंट्स की यहाँ पे हालात को ख़राब करने की, एक बड़ा सानिया करने की, लेकिन जो बरवक्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है इससे बहुत बड़ा सानिया होते होते टल गया है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जेकेएलएफ और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक आज जम्मू की टाडा अदालत में पेश नहीं हुए। तिहाड़ जेल इंतजामिया यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने से कासिर रही। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने कहा कि वो यासीन मलिक को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने की ख्वाह है। इस मामले में अगली समाअत 23 अक्टूबर को है। आपको बता दें कि यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। वाज़ेह है कि 1990 में फिजाइया के 4 जवानों का कत्ल कर दिया गया था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। कोर्ट ने मामले में यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया था। तो फिजाइया के जवानों के कत्ल के मामले में 25 जनवरी 1990 में फिजाइया के जवानों का कत्ल हुआ था, जिस पर आज पेशी होनी थी यासीन मलिक की जम्मू के टाडा अदालत में, लेकिन ये पेशी नहीं हुई। अगली समाअत की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। यासीन मलिक हमले के अहम मुलजिम बनाए गए थे। 1995 में मामला जम्मू से अजमेर मुंतकिल हुआ और 1998 में जम्मू की टाडा अदालत में यह मामला मुंतकिल हुआ। फिर उसके बाद जम्मू की टाडा अदालत में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसको मुंतकिल कर दिया। फिर यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर में अर्जी दाखिल की थी और अर्जी में मामले की सुनवाई
श्रीनगर मुंतकिल करने की अपील की गई थी, जिसे सीबीआई के वकील मोनिका कोहली ने मुखालिफत की और इस अर्जी को खारिज कर दिया। जम्मू की टाडा अदालत में मुकदमे को फिर से शुरू करने की मांग, हाई कोर्ट जम्मू ने यासीन मलिक की अर्जी को खारिज कर दिया। 2008 मालेगांव धमाका केस में खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला आया है। एनआईए की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अब अगली सुनवाई खुली अदालत में होगी। हुकूमत और जांच एजेंसी ने बंद कमरे में समाअत की दरखास्त की थी। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कानूनी कमेटी ने इस पर एतराज जताया था और एनआईए की अर्जी की मुखालिफत की थी। दूसरी जानिब सहाफियों ने भी एनआईए की अपील की मुखालिफत की थी। कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर पेशगी जमानत दे दी है। अदालत ने राजीव कुमार को हिदायत भी जारी की है। अदालत ने कहा है कि सीबीआई के बुलाने पर पूछताछ के लिए जरूर हाजिर हों। अदालत ने सीबीआई को हुक्म देते हुए कहा कि तलब करने से 48 घंटे कबल नोटिस दी जाए। अदालत ने मजीद कहा कि राजीव कुमार को इस बार सीबीआई तहवील में देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कल 125 सीटों पर कुल अपने 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ सीट से इंतखाब लड़ेंगे। इस बार 52 सिटिंग एमएलए, माफ कीजिएगा, 52 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि कई दिग्गज लीडरों का नाम फहरिस्त से गायब है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, यह सभी चुनाव समिति में के बैठक में भाग लिए थे। अभी मैं महाराष्ट्र के जो आगामी विधानसभा चुनाव में जिनका कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ है, उनकी सूची आज जारी कर रहा हूं। कुल इस सूची में 125 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम अभी आपके समक्ष यह रिलीज कर रहे हैं। मुख्य बातें हैं इसमें से, महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में 5 साल महाराष्ट्र में चौमुखी विकास हुआ है, चारों दिशाओं में विकास हुआ है, ऐसे श्री देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल कोथरूड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सतारा विधानसभा से जो शिवेंद्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अमित शाह कोलकाता में एनआरसी के हवाले से तरमीमी बिल 2019 के हवाले से खिताब भी करने वाले हैं। वाज़ेह है कि बंगाल में एनआरसी का खौफ लगातार बरकरार है। अब देखना है कि अमित शाह के खिताब के क्या असरात मुरतब होते हैं। जबकि वजीर आला ममता बनर्जी ने यकीन दहानी कराई है कि एनआरसी मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। और अमित शाह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहुंच चुके हैं। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी नुमाइंदा। शबाना, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहुंच चुके हैं कोलकाता। अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं और अब ये साफ हो जाएगा कि आज जब मीटिंग करने के बाद मरकजी वजीर दाखिला खिताब करेंगे एनआरसी के हवाले से, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सना, वो कोलकाता एयरपोर्ट से वो अभी निकले हैं और सीधे उम्मीद की जा रही है कि वो सीधे वो नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। यहाँ 2:30 बजे का वक्त है, वो इस मीटिंग में पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह से पहले कहा गया था कि वो 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे, बहरहाल अब इंतजार है नेताजी इंडोर स्टेडियम में। यहाँ जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं और सबसे बड़ी बात कि आज
नेताजी इंडोर स्टेडियम में, जहां एक तरफ लोगों की भीड़ है, वहां टीएमसी के लीडर रहे सब्यसाची दत्ता, जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज पहली बार वो बीजेपी की मीटिंग में, और खासकर वो अमित शाह की मीटिंग में वो चेयर शेयर करेंगे। तो एक तरफ जहां अमित शाह एनआरसी के मामले पर, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल में एनआरसी को लेकर सियासी तौर पर जो लफ्जी जंग दिखा रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, आज उसका जो है वो खुलासा होगा, क्योंकि डायरेक्ट अमित शाह जिस तरह से कोलकाता में, बंगाल में जिस तरह से कहा जा रहा है कि एनआरसी ममता बनर्जी बार बार कह रही है बंगाल में नहीं होने देंगी, तो ऐसे में अमित शाह क्या कुछ कहकर जाते हैं, लोगों की निगाहें इस तरह टिकी है। और साथ ही साथ जो वजीर आला ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी रहे थे सब्यसाची दत्ता, वो आज अमित शाह के साथ जब चेयर शेयर करेंगे, उनके साथ जब मीटिंग में शामिल होंगे इस अहम मौके पर, तो देखना होगा कि वो क्या कुछ ममता बनर्जी के ताल्लुक से या एनआरसी के ताल्लुक से उनकी पार्टी ने, जो उनकी साबका पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस ने क्या कुछ प्लानिंग की थी, उसके ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम बयानबाजी का सिलसिला चल रहा था स्टेट बीजेपी और ममता बनर्जी के दरमियान एनआरसी को लेकर, अब वो लगातार जो है वो आज अमित शाह के मीटिंग के बाद इस बयानबाजी को एनआरसी के मुद्दे पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी भी कोई हतमी तौर पर शाम तक जो है वो कुछ खास ऐलान कर सकती है, कुछ वादे कर सकती है। शबाना, अब तक हमने जो देखा मरकज में रहकर ही इस तरह के बयान दिए जाते थे, और आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल जा रहे हैं और मगरबी बंगाल की सरजमीन से कोलकाता पर मौजूद रहकर आज वो एनआरसी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये बड़ी बात है। और आज जिस तरीके से हम बार बार ये कहते हुए आ रहे हैं कि ये साफ हो जाएगा और तस्वीरें उठ जाएंगी कि एनआरसी को लेकर अमित शाह मगरबी बंगाल की सरजमीन से क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, आज जिस तरह से बंगाल में एनआरसी होगा नहीं होगा इस तरह की सूरत हाल थी, तो हम कह सकते हैं कि आज मरकज की तरफ से, एक तरफ से स्टेट बीजेपी कुछ कह रही थी, ममता बनर्जी कुछ कह रही थी, लेकिन आज अगर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खुद बड़ा रात एनआरसी को लेकर बंगाल और कोलकाता में मीटिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आज इस पर एक कोई खास जो है वो कुछ खास बातें भी कहकर जाएंगे, जिससे एनआरसी को लेकर जो एक सियासी तौर पर जो लफ्जी जंग चल रही है वो हो सकता है उसमें और भी शिद्दत आए, और इस ताल्लुक से हो सकता है कि ममता बनर्जी भी शाम तक जो है वो कुछ खास ऐलान करे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर अमित शाह एनआरसी के मुद्दे पर क्या कुछ खास कहते हैं। उनके बयान के बाद, उनकी मीटिंग के बाद ही समझ में आएगा कि बंगाल में एनआरसी होगा या नहीं होगा, क्योंकि मरकजी वजीर दाखिला अगर आज कोलकाता में मौजूद है और वो खुद किसी और मीटिंग में नहीं है बल्कि एनआरसी के मुद्दे पर ही मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो मरकजी हुकूमत ने जो कुछ भी फैसला लिया है बंगाल के ताल्लुक से, आज उसका ऐलान जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। जी, इसके अलावा अगर एनआरसी के अलावा बात करें मसरूफियात की मरकजी वजीर दाखिला की, तो इसके अलावा क्या कुछ मसरूफियात हैं शबाना? देखिए, आज जिस तरह से बंगाल जो है वो, बंगाल में दुर्गा पूजा एक बड़ा त्योहार माना जाता है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही ममता बनर्जी ने पूजा उद्घाटन करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। और दुर्गा पूजा से पहले ही कहा जा रहा था कि दुर्गा पूजा के उद्घाटन से पहले ही ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को जिस तरह से पूजा कमेटी है, जिस तरह से पूजा कमेटी में पैसे तकसीम किए गए थे, तो कहा यह जा रहा था कि सारी पूजा कमेटी जो है वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ है, और पूजा कमेटी के जरिया बंगाल में बीजेपी को दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आज अमित शाह न सिर्फ एनआरसी की खास मीटिंग में शिरकत करेंगे, बल्कि वो एक पूजा का भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही कहा था कि वो पूजा कमेटी के जरिया या पूजा पंडाल के जरिया जो है वो अपने प्रचार को आवाम तक ले जाने की कोशिश करेगी, एक तरह से ममता बनर्जी जहाँ पूजा कमेटियों का इनॉग्रेशन कर रही है, पूजा पंडालों का इनॉग्रेशन कर रही है, आज पहला इनॉग्रेशन अमित शाह भी करेंगे। तो बीजेपी और टीएमसी, यानी ये कहा जाए कि कोई भी मौका मगरबी बंगाल के हवाले से छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी। बेहद शुक्रिया शबाना जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दफ्तरों की टाइम टेबल में तब्दीली करने की तैयारी की जा रही है। मौसम सरमा में दफातर के औकात में तब्दीली का इम्कान है, ऐसा इशारा दिया है
वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अब सरकारी दफ्तरों से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। कुछ महीनों में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कई ऐलानात किए जा रहे हैं। अब दफ्तरों के टाइम टेबल में तब्दीली करने की तैयारी की जा रही है। मौसम सरमा में दफातर के औकात में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसका इशारा दे दिया है और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सरकारी दफ्तरों से इसकी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, ये आइडिया आया जब मैं एलजी साहब से मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हमें स्टैगर्ड टाइम्स भी करने चाहिए। मैंने कहा सर मैं उसके लिए तो क्या हूँ, अगर आप तो कल मैं ओपी अग्रवाल जी से मिला था जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो हमारा पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से जब हम दिल्ली में विंटर सीजन में पराली के टाइम पे भी और पराली के बाद भी हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स से, कि दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स के टाइम इस तरह से स्टैगर कर दिए जाए कि सारे लोग एक साथ सड़क पे लाएं। उससे ट्रैफिक कम होगा और इससे पोल्यूशन में भी कम होगा। 1 अक्टूबर यानी आज से कई तब्दीलियां होने जा रही हैं। इन तब्दीलियों में ड्राइविंग लाइसेंस और बैंकिंग के शोबे में कई तब्दीली होने जा रही है। इस तरीके से कुल 8 बड़ी तब्दीलियां अक्टूबर में हो रही हैं। 7,500 रुपए किराए वाले रूम पर जीएसटी होगी 12%। 1,000 रुपए तक वाले कमरों पर नहीं लगेगा टैक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल भरवाने पर नहीं मिलेगा कैशबैक। पहले पेट्रोल डीजल भरवाने पर मिलता था 0.75 पैसे कैशबैक। एसबीआई ने अपने खातादारों को भी राहत दी है, जिसके मुताबिक बैंक में कम बैलेंस नहीं रखने पर 80% तक की आएगी कमी। एसबीआई मेट्रो सिटी सारिफिन को 10 फ्री ट्रांजैक्शन देगा। दीगर शहरों को 12 फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे।